हिंसा। बंगाल में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, जिसके साथ ही राजकीय हिंसाचार की घटनाएं सामने आने लगी। बंगाल में हुए इस हिंसाचार पर देश भर में अलग-अलग प्रतिक्रिया दी गई, लेकिन ये हिंसा एक डर के साथ-साथ एक सीख भी देती है। समझदार वो है जो अपने अनुभव से सीखता है, लेकिन उससे ज़्यादा समझदार वो है जो दूसरों के अनुभव से सीखता है। इस हिंसा के पीछे छुपे कॉन्शियस मैनिपुलेशन को समझने की हम इस वीडियो सीरीज में कोशिश करेंगे, जिसका नाम है प्रोपेगेंडा, और आप जिसका पहला एपिसोड देखना शुरू कर चुके हैं। इसकी शुरुआत हुई 1967 में। देश के अन्य भागों की तरह यहाँ पर भी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्पेस में जमींदारों का वर्चस्व था। जनसंख्या के करीब 35% रहने वाले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के पास अपने हिस्से की जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था। तभी एक जमींदार ने अपने खेत में काम कर एक मजदूर की जान जाने तक पिटाई की और लोगों में असंतोष के कारण नक्सलबारी नाम के गांव से एक आंदोलन शुरू हुआ, जिसे आज भी हम नक्सलवाद के नाम से जानते हैं। देखते ही देखते इस आंदोलन को युवाओं ने अपने सर पे ले लिया और गांव खेरों से चलता आ रहा ये आंदोलन कलकत्ता की सड़कों तक पहुंच गया। उसी समय सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी जमींदारों की पार्टी मानी जाती थी। ज्यादातर जमींदार इससे जुड़े थे। कांग्रेस ने भी अपनी राजनीतिक पावर का इस्तेमाल करके और पुलिस व्यवस्था की मदद से इन आंदोलकों को मारने की सूचना दी थी। पुलिस ने भी ये काम खुशी खुशी कर दिया और अलग अलग इनकाउंटर का नाम देके इन लीडर को मार के अपने रास्तों से हटा दिया। इसी स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस का इस्तेमाल करके 1972 में हुए स्टेट असेंबली इलेक्शंस में भी कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली। इसी के साथ बंगाल में लेफ्ट का सपोर्ट बढ़ता गया। लेफ्ट के कार्यकर्ता भी मरने मारने के लिए तैयार हो गया। 1977 में बंगाल में लेफ्ट की सरकार आई। सत्ता आते ही लेफ्ट ने सभी नागरिकों को स्कूल और कॉलेज के माध्यम से अपने विचारों की तालीम देना शुरू कर दी। उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी सबसे महत्वपूर्ण बना दी और अपने पार्टी से उनको जोड़ना शुरू कर दिया। 1980 में इन्होंने लैंड रिफॉर्म्स लाया, जिससे जमींदारों का समाज में महत्व कम हो गया। अब ये लैंड रिफॉर्म्स अच्छे थे या बुरे, ये मैटर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन प्लानिंग के साथ साथ किसी भी योजना में इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए, नहीं तो वो डिमोनेटाइजेशन जैसे डिजास्टर साबित हो सकती है। अब बंगाल में ये जो जमींदार थे वो समाज के सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन मेकर थे। हम जब एक सिस्टम को बदलने की बात करते हैं तो वहां पे एक दूसरा सिस्टम देना लाजमी है। लेफ्ट ने इस जमींदारी सिस्टम को रिप्लेस किया अपने कैडर सिस्टम से। ग्रामीण पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बना के इनको दिशा देने का काम लेफ्ट ने अपने कैडर पर सौंप दिया। अलग अलग कल्याणकारी योजना बनाकर इनकी ग्राउंड लेवल डिलीवरी की जिम्मेदारी इन्हीं पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को दे दी गई, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने कैडर को। इसीलिए लोगों को अब अपनी हर एक जरूरत के लिए इन्हीं कैडर पर डिपेंडेंट रहना पड़ गया। इतना ही नहीं, बल्कि लेफ्ट कार्यकाल में राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाली सरकारी नौकरियों में भी इन्हीं कैडर को प्रेफरेंस मिलने लगा। 1990 आते आते अब जमींदारों की जगह ली लेफ्ट के कांग्रेस ने। कांग्रेस की जगह ली लेफ्ट की सरकार ने और लेफ्ट की जगह ली ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी इसी समय एक स्ट्रीट फाइटर के रूप में उभरी। 1993 में उनके कार्यकर्ताओं पर हुए स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस को सबने देखा। उसी के साथ 2007 और 2008 के नंदीग्राम और सिंगूर वायलेंस को भी जनता ने देखा। लेफ्ट के कार्यकाल में स्टेट स्पॉन्सर हिंसा को और विकास की थमी हुई यात्रा को आगे करते हुए 2011 के इलेक्शन में उतरी ममता बनर्जी और 30 साल पुरानी सत्ता को हिला कर रख दिया। उस इलेक्शन में जीती ममता बनर्जी। लेकिन सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए उन्होंने भी लेफ्ट के रास्तों पर ही चलने का निर्णय लिया। ग्रामीण बंगाल में अपने कैडर की पकड़ मजबूत बनाई और लेफ्ट की तरह ही राजनीतिक केंद्र को बढ़ावा दिया, ना कि प्रशासनिक केंद्र। 1993 में हुए हिंसाचार की याद में और अपने कार्यकर्ताओं में शहादत की भावना को बढ़ावा देने के लिए आज भी उन 13 कार्यकर्ताओं के मरण के स्मरण में शहीद दिवस मनाया जाता है। और ये बस एक तरफा नहीं है। आज भी बीजेपी के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या किसी भी लीडर की सभाओं की शुरुआत ऐसे ही हिंसाचार में मारे गए अपने कार्यकर्ताओं की प्रतिमा उजागर करके किया जाता है। हाल ही में हुई प्रधानमंत्री जी की एक सभा में
उन्होंने ऐसी ही हिंसा में मारे गए अपने कार्यकर्ताओं की विधवाओं का सत्कार कर अपनी सभा की शुरुआत की थी। जनता को हर वक्त के लिए, हमेशा के लिए अपना कार्यकर्ता या सपोर्टर बनाने की इच्छा हर पॉलिटिकल पार्टी में होती है। इससे उनका वोट शेयर तथा जीत निश्चित होती है। इसीलिए हर पॉलिटिकल पार्टी अपने लीडर या पॉलिटिकल पार्टी के लिए जनता में या उनके कार्यकर्ता में सिस्टमैटिकली आस्था निर्माण करने की कोशिश करती है, और ये आस्था इतनी बढ़ जाती है कि उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी, कार्यकर्ता की पॉलिटिकल आइडेंटिटी उसको सब कुछ लगने लगती है, और उसी के साथ उसकी परिवार या फिर इंसानियत नाम की आइडेंटिटी भी दुय्यम हो जाती है। इसी का उदाहरण पॉलिटिकल कारणों से खून खराबा होना, हिंसा होना। बंगाल में तो कई बार अपने ही परिवार के लोगों को पॉलिटिकल वॉर के चलते मारने के उदाहरण भी है। हाल ही के पोस्ट इलेक्शन वायलेंस पर सामान्य तौर पर धर्म या जाति के आधार पर हत्या और हिंसा होना आम लगने वाले हमें आश्चर्य हुआ कि कोई पॉलिटिकल जैसी आम चीज पर हिंसा कैसे कर सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि धर्म या जात के नाम पे जान जाना हमें साधारण लगता है कि ये हमारी प्राइमरी आइडेंटिटीज है, लेकिन बंगाल में यही जगह ले ली है उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटीज ने। जात या धर्म हमेशा एक दूसरे के सामने वॉर के लिए खड़े नहीं होते, और अगर कुछ एफर्ट्स लिए भी जाए तो इनको टाला भी जा सकता है। लेकिन पॉलिटिकल आइडेंटिटी का ऐसा है नहीं, ये एक दूसरे के सामने हमेशा से आने वाली है, एक निश्चित समय के बाद, चुनाव के टाइम पे। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि लोकतंत्र है तो चुनाव और पॉलिटिकल पार्टियां तो आएंगी ही, वरना वो लोकतंत्र कैसा। लेकिन ये लोकतंत्र की सही अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, क्योंकि लोकतंत्र की आत्मा में है अलग ओपिनियन को रिस्पेक्ट करने की वृत्ति। लोकतंत्र में अगर कोई मेजॉरिटी की या माइनॉरिटी की एक ऐसी आइडेंटिटी बनाई जाए जो कभी चेंज ना हो, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी हमेशा के लिए मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ही रहे, तो वो लोकतंत्र नहीं हुआ, वो हुआ झुंड तंत्र। ऐसा प्रोपेगेंडा सिर्फ बंगाल में होता है ये मानना हमारी नादानी होगी। राष्ट्रीय पार्टियां जैसे कांग्रेस, बीजेपी हमेशा से इसका इस्तेमाल करते आ रही है। विशेष रूप से बीजेपी को सत्ता में लाने के समय और सत्ता में आने के बाद इसके स्वरूप और साधन डेवलप हुए हैं। बंगाल में हुई राजकीय हिंसा इसका एक उदाहरण है, जिसको फर्जी पुरानी वीडियोस और फोटोज के आधार पर बीजेपी के आईटी सेल और विविध नेताओं ने धार्मिक अंग दे दिया। इसके कुछ सबूत आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे, और इसी विषय पर एक डिटेल वीडियो भी हम इसी सीरीज में आपको दिखाने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ये वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने में हमारी मदद करें। और हमारी प्रोपेगेंडा सीरीज देखने के लिए द लिबरल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।